हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग में ही हमें पिच फैक्टर पढ़ना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पढ़ना होता है। जैसा कि आप पिछले क्लास में देखे थे, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने फुल पिचिंग का केस देखा था, शॉर्ट पिचिंग का हम लोगों ने केस देखा था, और उसके बाद सिंगल लेयर, डबल लेयर सब हम लोगों ने पढ़ा था। बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी हम लोगों ने देखा था। तो अभी वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, तब आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि अगर डायरेक्ट आप ये पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर ना हो। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप ये वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का कंसेप्ट देखेंगे। अगर आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर सिंक्रोनस मशीन में से क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन हो सकता है पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के कंसेप्ट पे आए, मतलब एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स पे भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एसएससी जेई के लिए तो आता ही है। अगर आप स्टेट ए जेई लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसमें भी डेफिनेटली सिंक्रोनस मशीन से हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आए। क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी, कंसेप्ट में आज बताऊंगी, और किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम देखिए, एक तरफ मैं फुल पिच ड्रॉ करूंगी और एक तरफ शॉर्ट पिच का केस ड्रॉ करूंगी। उसके बाद मैं बताऊंगी कि पिच फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पिच फैक्टर का कंसेप्ट। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने फुल पिच देखा था, तो ये हम लोग फुल पिच का पहला केस ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा स्लॉट्स हो जाएगा। ये नॉर्थ पोल के अंडर आता है मान लीजिए, और ये हमारा होता है साउथ पोल के अंडर। ठीक है, हो गया ये। उसके बाद आप देखिए फुल पिच का केस ये अगर है तो हमारा ये 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल आएगा, और फुल पिच का केस है तो हमारा YC, जो हम कॉइल स्पैन पढ़े थे, YC जिसे मैं बोल रही हूँ कॉइल स्पैन, जो कि कॉइल साइड के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं। ये हमारा एक कॉइल साइड है, दिस इज कॉइल साइड 1 एंड दिस इज आवर कॉइल साइड 2। इनके बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं कॉइल स्पैन। या सिंपली देखिए, YC लिखने में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कैपिटल C से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप कैपिटल C भी लिख सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, मान लीजिए दोनों इक्वल हो गए, YC इज इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, देन वी कैन से दैट दिस इज द केस ऑफ फुल पिच वाइंडिंग, फुल पिच कॉइल, फुल पिच कॉइल। ठीक है, तो फर्स्ट हम डालेंगे फुल पिच का। फुल पिच कॉइल के केस में हमारा क्या केस बनता है, मान लीजिए EMF इंड्यूस्ड एक कॉइल साइड में हमारा E हो रहा है, दूसरे में E हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, द EMF इंड्यूस्ड, द इंड्यूस्ड EMF लिख लीजिए, द इंड्यूस्ड EMF, द इंड्यूस्ड EMF, ठीक है, इन ईच कॉइल साइड, इन ईच कॉइल साइड, एक कॉइल साइड में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर पहला हमारा एक कॉइल साइड का EMF E है। अगर इस टाइप का आप कंसिडर करेंगे फुल पिच कॉइल का, तो हमारा क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक सम बनेगा, यानी कि जुड़ जाएगा हमारा E साथ में अर्थमेटिक, मतलब उसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ पर पहले कॉइल साइड का EMF आपने E लिया है तो दूसरे कॉइल साइड के EMF को भी आप E कंसिडर कर लिए और अर्थमेटिक सम ले लीजिए यहाँ पर। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा 2E। ठीक है, इतना समझ में आया? कुछ नहीं है, दो कॉइल साइड है तो दो EMF हमारा होगा, E और E दोनों को हम अर्थमेटिक सम कर दिए हैं, तो हमारा बन गया है 2E। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए अर्थमेटिक सम, अर्थमेटिक सम इज इक्वल टू 2E इन केस ऑफ फुल पिच कॉइल। ये आपको समझना है, फुल पिच के केस में हमारा क्या हो जाएगा, 2E हमारा अर्थमेटिक सम बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? सेकेंड केस हम कंसिडर करेंगे शॉर्ट पिचिंग का। तो जैसा कि हम लोगों ने डायग्राम देखा था,
एक्चुअल हमारा होना था यहाँ तक, ठीक है, लेकिन शॉर्ट पिचिंग की वजह से हमारा क्या हुआ, पहले ही खत्म हो गया। मान लीजिए यहाँ हमारा शॉर्ट पिचिंग हो गया है, ठीक है। तो अब हमारा ये हो जाएगा YC, जिसे मैं कैपिटल C भी बोल सकती हूँ, कोई इश्यू नहीं है। और हमारा पोल पिच 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा, और ये हमारा था नॉर्थ पोल के अंडर, और ये हमारा कॉइल साइड मान लीजिए साउथ पोल के अंडर आएगा, ठीक है। तो इसे मैं बोलूँगी हमारा ये अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल से शॉर्ट पिचिंग हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे शॉर्ट पिच कॉइल, शॉर्ट पिच कॉइल। और कितने एंगल से हो रहा है, अल्फा एंगल से हमारा, जिसे हम शॉर्ट पिच एंगल बोलते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, शॉर्ट पिच एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो यही इस पूरे डायग्राम से आपसे पूछ सकता है, शॉर्ट पिचिंग किसे बोलते हैं। इफ़ the coil span is less than the pole pitch or 180 degree electrical, then it is a short pitch coil, and alpha is the short pitch angle, YC or capital C is the coil span. Here alpha is equal to 180 minus C, आप ये भी बोल सकते हैं, YC बोलिए, कैपिटल C बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या आता है, शॉर्ट पिचिंग के केस में हमेशा वेक्टर सम आता है। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आप लिखिए, शॉर्ट पिच कॉइल, शॉर्ट पिच कॉइल। शॉर्ट पिच कॉइल का मतलब क्या है, दोनों में अल्फा एंगल का डिफरेंस आ रहा है। मान लीजिए अगर एक हमारा EMF E है, तो दूसरे का जो कॉइल साइड का EMF आएगा वो अल्फा एंगल पे हमारा प्लेस्ड होगा, यानी कि एक ही फेस में नहीं आएंगे, अल्फा का फेस डिफरेंस आ जाएगा दूसरे कॉइल में। तो ये हमारा हो जाएगा E। इतना समझ में आया। अर्थमेटिक का मतलब है डायरेक्ट एडिशन आप कर दीजिए, E + E 2E, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। बट अगर आपका शॉर्ट पिचिंग हो रहा है अल्फा से, तो डेफिनेटली वहाँ अल्फा का फेज डिफरेंस आ रहा है। और मैं कहूँगी अगर एक E है इंड्यूस्ड EMF, तो अल्फा एंगल पे दूसरा आएगा, दूसरे कॉइल साइड का। इसे आप जोड़ लीजिए, इसे आप जोड़ लीजिए, यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल मार्क कर लीजिए। देखिए अगर ये अल्फा है तो इतना एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा होगा, ठीक है। और ये एंगल हमारा बनेगा अल्फा अपॉन में 2, अल्फा अपॉन में 2, ठीक है। अल्फा अपॉन में 2 आया। अब यहाँ से देखिए AOBC, तो यहाँ पर मैं देखिए इसको रब कर रही हूँ, मुझे स्पेसिंग का प्रॉब्लम है। आप यहाँ से यहाँ तक पूरा नोट डाउन करिए। उसके बाद में एक छोटा सा डेरिवेशन है, एग्जामिनेशन में नहीं पूछता आपको डेरिवेशन, लेकिन समझ लेंगे तो फॉर्मूला ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एट द एंड। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूँ और मैं बोलूँगी इसे याद कर लीजिए, तो थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। बेटर है आप एक बार लेक्चर देखिए, अच्छे से समझ के फिर फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, ओके। अब देखिए हमारा ट्राइंगल, अगर मैं इतने ट्राइंगल को लेती हूँ तो ये हमारा हो गया, देखिए हाइपोटेन्यूस राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो जाएगा बेस। समझ में आया, ये हमारा हो जाएगा बेस। तो इसका ये हमारा परपेंडिकुलर बोला होता है साइन कॉम्पोनेंट, और ये हमारा क्या होता है, कॉस कॉम्पोनेंट। इतना तो आपको पता होगा, मैथमेटिक्स आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से हमारा रिलेशन आएगा कॉस E cos अल्फा अपॉन में 2, क्योंकि एंगल अल्फा बाई 2 हो जाएगा। आप इस अल्फा बाई 2, इस अल्फा बाई 2 और इसको तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा सम हमेशा 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल का तीनों हमारा एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री आता है। इसलिए ये अल्फा बाई 2 हो गया, ये अल्फा बाई 2 हो गया। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, देखिए E cos अल्फा बाई 2। लेकिन हमारा रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट हमारा है AB। तो फ्रॉम फिगर मैं डायग्राम ड्रॉ कर दे रही हूँ, देखिए, या तो वहीं से आप कर लीजिए, दोबारा से डायग्राम ड्रॉ नहीं करते हैं। AO हमारा क्या हो जाएगा, E cos अल्फा अपॉन में 2, ठीक है, E cos अल्फा अपॉन में 2 ये एंगल है।
और हमारा जो टोटल रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट EMF जिसे हम ए बी बोल रहे हैं, वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E कॉस में अल्फा अपॉन में 2। ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट, इतना आप समझिए। तो ये हो जाएगा शॉर्ट पिच कॉइल का रिजल्टेंट EMF जिसे हम ए बी बोल रहे हैं, और ए बी की वैल्यू है 2E कॉस अल्फा अपॉन में 2। इतना समझ में आया। अब आप डेफिनेशन डालिए पिच फैक्टर का। पिच फैक्टर, पिच फैक्टर इसे हम बोलते हैं कैपिटल के स्मॉल में P बोला जाता है। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। कहीं भी अगर आपको KP नजर आए तो आपको समझ जाना चाहिए ये पिच फैक्टर के बारे में बात कर रहा है। इसका 2 डेफिनेशन होता है, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। KP हमारा होता है, देखिए, वेक्टर सम ऑफ EMF डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक सम ऑफ EMF। अर्थमेटिक सम ऑफ EMF पर कॉइल, ये हो जाएगा पर कॉइल साइड है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, वेक्टर सम अपॉन में अर्थमेटिक सम होता है कि पहला डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा, देखिए, EMF इंड्यूस्ड इन शॉर्ट पिच कॉइल अपॉन में EMF इंड्यूस्ड इन फुल पिच कॉइल। ये 2 डेफिनेशन होता है। टेक्निकल डेफिनेशन है वेक्टर सम ऑफ EMF अपॉन में अर्थमेटिक सम ऑफ EMF। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन। इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड डेफिनेशन इज द EMF इंड्यूस्ड इन शॉर्ट पिच कॉइल अपॉन में EMF इंड्यूस्ड इन फुल पिच कॉइल। तो अगर आपको इंटरव्यू में कभी पूछा जाता है तो ये 2 डेफिनेशन आप बता सकते हैं। शॉर्ट पिच कॉइल अपॉन फुल पिच कॉइल का EMF के जब रिजल्टेंट को आप डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पिच फैक्टर। समझ में आया, पिच फैक्टर। और इसे हम कॉर्डिंग फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्डिंग फैक्टर, क्योंकि कॉर्डेड है इसलिए यहाँ से कंसेप्ट आया कॉर्डिंग फैक्टर का। इतना आप नोट डाउन करिए, मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट्स बता रही हूँ तो कहीं भी आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, फुल पिच के केस में रिजल्टेंट 2E आया है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। और शॉर्ट पिचिंग के केस में हमारा 2E कॉस अल्फा बाई 2 आया है। ओके, तो यही होता है हमारा पिच फैक्टर, और ये EMF इक्वेशन में कंसिडर किया जाता है। अगर फुल पिच होगा तो हमारा तो डेफिनेटली 1 हो जाएगा वैल्यू। देखिए, पिच फैक्टर जिसे मैं बोल रही हूँ KP इज इक्वल टू, अब मैं देखती हूँ वेक्टर सम। देखिए, अभी हम लोगों ने निकाला 2E कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन में अर्थमेटिक सम हम लोगों ने देखा 2E। तो यहाँ से कैपिटल E कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, और 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से KP का फॉर्मूला आपको निकल करके आया सिंपली कॉज अल्फा बाई 2, वेयर अल्फा इज कॉर्डेड एंगल और शॉर्ट पिच एंगल। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। अल्फा की वैल्यू दी रहेगी, नहीं दी रहेगी तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू को। तो ये आपका वैल्यू आया KP, जिसे हम बोल रहे हैं कॉस अल्फा अपॉन में 2। इतना आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए फॉर्मूला को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद एक स्टेप और देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हम लोगों को अभी देखे थे अल्फा प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। C हमारा कॉइल स्पैन था जिसे मैं YC भी बोल रही थी, तो बार बार YC लिखने के बजाय कैपिटल C आप लिख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस C हो जाएगा। KP का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से KP इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस C अपॉन में 2, यही बनेगा, कुछ नहीं है। अल्फा की जगह मैंने 180 माइनस C पुट कर दिया है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस C बाई 2। 180 अपॉन 2 90 डिग्री हो गया,
माइनस सी अपॉन में 2। अब आपको पता होना चाहिए साइन और कॉस का रिलेशन क्या होता है। तो फाइनल मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ। देखिए सी के टर्म्स में है, लेकिन जनरली सी के टर्म्स में आपको याद नहीं रखना है, आपको अल्फा के टर्म्स में ही वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे साइन है या कॉस। हमेशा ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना है। तो फाइनल एक और फॉर्मूला केपी का निकलेगा, साइन सी अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है, बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हम हमेशा कॉस के टर्म में ही याद रखते हैं। इतना समझ में आया? ये हो गया हमारा पिच फैक्टर का डेफिनेशन। डेरिवेशन मैंने करा दिया। डेरिवेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कॉस अल्फा अपॉन में 2, वेयर अल्फा इज द कॉर्डेड एंगल और पिच एंगल, शॉर्ट पिच एंगल। ठीक है, अब देखिए हमारा मशीन जब हम पढ़ते हैं तो हमेशा हम हार्मोनिक्स टर्म पढ़ते हैं। कभी भी डीसी मशीन, कभी भी सिंक्रोनस मशीन आप पढ़ेंगे या फिर आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा तो वहाँ पर आप हार्मोनिक टर्म्स पढ़ रहे होंगे। तो इसके बाद जो कंसेप्ट आता है आपको हार्मोनिक्स पढ़ना होता है। ठीक है, हार्मोनिक्स मतलब होता है हायर फ्रीक्वेंसी टर्म। हायर फ्रीक्वेंसी टर्म जब आ जाता है हमारे इक्वेशन में तो उसको हम बोलते हैं हार्मोनिक्स। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, हायर फ्रीक्वेंसी टर्म। यानी कि मान लीजिए हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f है और अगर हमारे इक्वेशन में या हमारे मशीन में हार्मोनिक्स आता है, और इसका रीज़न क्या है मैं बताऊंगी। सडन अगर लोड कनेक्ट कर दिया जाए तो उसमें हार्मोनिक्स आ जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर f है तो मान लीजिए 3f आ गया, 5f आ गया, 7 आ गया एंड सो ऑन। इसी को हम बोलते हैं हार्मोनिक्स। हायर फ्रीक्वेंसी टर्म इज नोन एज हार्मोनिक्स, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, या फिर कई बुक में k से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कोई इशू नहीं है। अब अगर मैं ये फॉर्मूला को मॉडिफाई करूँ, इस फॉर्मूला को, तो ये हार्मोनिक्स के लिए हमारा kp आएगा पिच फैक्टर कॉस n अल्फा अपॉन में 2। तो ये हमारा हो जाएगा हार्मोनिक्स के लिए, nth हार्मोनिक्स के लिए kp का फॉर्मूला हो जाएगा। nth हार्मोनिक्स के लिए kp का फॉर्मूला हो जाएगा cos n अल्फा अपॉन में 2। अभी आप ये समझिए, उसके बाद मैं हार्मोनिक्स पे थोड़ा सा और डिस्कशन करूंगी, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इतना पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा और हार्मोनिक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। तो हार्मोनिक्स जैसा कि मैंने कहा हायर फ्रीक्वेंसी टर्म्स को कहा जाता है। तो जब n से आप रिप्रेजेंट करते हैं, n इज इक्वल टू 1 आप लेते हैं, तो हम इसे बोलते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल बोलते हैं। ठीक है, जब आप n इज इक्वल टू 3 लेते हैं, ठीक है, n इक्वल टू 3 लेते हैं, n इक्वल टू 9 लेते हैं, n इक्वल टू 15 लेते हैं, यानी कि 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। 3 इंटू 1, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 5, मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं ट्रिपलेन हार्मोनिक। ट्रिपलेन हार्मोनिक इसे कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रिपलेन हार्मोनिक क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 9, n इक्वल टू 15 में ये ट्रिपलेन हार्मोनिक होगा। यानी कि कहने का मतलब है, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज लिए तो 150 हर्ट्ज जो है इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं हार्मोनिक्स आ गया हमारे मशीन में। और n इज इक्वल टू 6k प्लस माइनस 1। मैं आपको समझाती हूँ ये क्या होता है। इसे हम पहले लिख लीजिए, बेल्ट हार्मोनिक बोलते हैं, बेल्ट हार्मोनिक्स। ठीक है, बेल्ट हार्मोनिक्स। n इज इक्वल टू 6k प्लस माइनस 1 को हम बोलते हैं बेल्ट हार्मोनिक। 6k माइनस 1 एक बार आप कैलकुलेट करिए, 6k प्लस 1 एक बार आप कैलकुलेट करके मुझे बताइए क्या होगा। वेयर k इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, k की वैल्यू यहाँ पर 1 हम कैलकुलेट रखते हैं, तो 6 इंटू 1 माइनस 1 5 आएगा। k की वैल्यू हम 2 रखते हैं, तो 6 इंटू 2 12 माइनस 1 11 आएगा। 6 इंटू 3 18 माइनस 1 17 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6k माइनस 1 वाली वैल्यू। 6k प्लस 1 रखते हैं, तो 1 रखिए, 6 इंटू 1 प्लस 1 7 आएगा।
6 इंटू 2 12 प्लस 1 13 आएगा, 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 1 19 आएगा। तो इसे हम बोलते हैं बेल्ट हार्मोनिक, ठीक है, और हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स है। तो ये हमारा पूरा हो गया, देखिए ये पूरा हमारा हो गया हार्मोनिक्स, ठीक है। इतना समझ में आया हार्मोनिक्स का कंसेप्ट। अब आप यहाँ से देखिए ये वाला फॉर्मूला n अल्फा अपॉन में 2, अगर मान लीजिए हार्मोनिक्स नहीं है, फंडामेंटल है हमारे पूरे इक्वेशन में ईएमएफ में, तो कॉस अल्फा बाई 2 बनेगा, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, कॉस n अल्फा बाई 2 आएगा जब हमारा हार्मोनिक्स होगा। तो फुल पिच के लिए अब आप बताइए, अगर मैं फुल पिच की बात करूं, फुल पिच कॉइल के लिए, तो जैसा कि हमने देखा था अल्फा की वैल्यू 0 आती थी, अल्फा 0 होता था, कोई भी शॉर्ट पिचिंग नहीं होती थी। तो केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, केपी इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, जो आपको पता है 1 होता है, कॉस 0 इज इक्वल टू 1 आता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे केपी इज इक्वल टू 1 फॉर फुल पिच, ठीक है, फुल पिच मतलब केपी की वैल्यू मैक्सिमम 1 तक हो सकती है फुल के केस में, अदरवाइज उससे लेस होगा। रेंज लिख लीजिए केपी का, 0 से लेके 1 तक इसका रेंज होगा, ठीक है। इक्वल टू मैंने इसलिए लगाया है k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 1, केपी इज इक्वल टू 1 फुल पिच के लिए आता है हमारा वैल्यू, ओके। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, केपी फुल पिच के लिए हमेशा 1 होता है। तो कई बार आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है द पिच फैक्टर फॉर फुल पिच कॉइल इज, ऑप्शन आपको दे देगा तो आपको पता होना चाहिए 1 होता है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, आगे जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कंसेप्ट, वो होता है हमारा एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स, एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स। देखिए अगर आप प्रैक्टिकल किसी भी मशीन को चला रहे हैं तो हमेशा उसमें फंडामेंटल नहीं होता है, साथ साथ हार्मोनिक्स भी क्रिएट होते जाते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी टर्म्स ईएमएफ में आता जाता है। और क्यों आता है, क्योंकि सडन आप लोड कनेक्ट कर दिए या सडन लोड रिमूव कर दिए, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा सर्किट में, हमारे मशीन में हार्मोनिक्स आ जाता है। और हमारा रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को अवॉइड करना, एलिमिनेट करना, क्योंकि हार्मोनिक्स का डिसएडवांटेज है कि वो ईएमएफ की वेवफॉर्म को साइनसॉइडल नहीं करता है, उसके बाद उसको डिक्रीज भी कर सकता है। तो हमारा हमेशा, चाहे वो कोई भी मशीन हो, ट्रांसफार्मर हो, चाहे सिंक्रोनस मशीन हो, हार्मोनिक्स नहीं होना चाहिए। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, देखिए Kp इक्वल टू 0 अगर हो गया, मान लीजिए Kp 0 हो गया, तो हम बोलेंगे कि हार्मोनिक्स नहीं होगा वहाँ पर। Kp की वैल्यू क्या है, देखिए cos n अल्फा अपॉन में 2 इक्वल टू 0। समझ में आया, अगर Kp की वैल्यू 0 होगी तब हम कहेंगे कि वहाँ पर हमारा हार्मोनिक्स नहीं आएगा, ठीक है। Kp 0 करने का मतलब है cos n अल्फा अपॉन में 2 मैंने 0 कर दिया। अब आप बताइए cos की वैल्यू 0 कब आती है, cos 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू आती है 0, ये तो आपको पता है, बिल्कुल बेसिक है। इक्वेट कर दीजिए cos n अल्फा अपॉन में 2 इज इक्वल टू cos 90 डिग्री या फिर पाई बाई 2, ठीक है। 90 डिग्री लिखिए या फिर पाई बाई 2 लिखिए, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। cos यहाँ से कैंसिल हो गया, cos कैंसिल हो गया। अब एक फाइनल फार्मूला निकल करके आएगा जो एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है। cos को मैंने हटा दिया है, तो यहाँ पर मेरा क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड तरफ n अल्फा अपॉन में 2 इज इक्वल टू पाई अपॉन में 2, ठीक है। ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आएगी पाई अपॉन में n, पाई अपॉन में n आया। फर्स्ट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, ओके। इस पाई को मैं 180 डिग्री लिख दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री में लिखना चाहूँ, ये रेडियंस में है,
और ये मैं जो कैलकुलेट करूँगी डिग्री में होगा। ओके, सेकंड फॉर्मूला। अब आप मुझे बताइए 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1 पोल पिच होता है। पोल पिच बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ अल्फा इज इक्वल टू 1/n इंटू पोल पिच भी तो मैं बोल सकती हूँ। तो ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्मूला। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, अब बाकी मॉडिफाई करके खुद ही लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप मुझे बताइए अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस सी भी तो होता है ना। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो यहाँ पर ही मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस सी इज इक्वल टू 180 माइनस सी इंटू एन इज इक्वल टू 180। कैलकुलेट करिए यहाँ से सी की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस सी इज इक्वल टू 180 अपॉन में एन। फाइनल हमारा जो फॉर्मूला बनेगा देखिए, ये 180 इधर आया तो ये हो जाएगा 180 n माइनस 1 अपॉन में n इक्वल टू सी। तो ये भी फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यहीं से डराइव हुआ है। यहाँ पर सी का जो हमारा कॉइल स्पैन का फॉर्मूला है वो मैंने अल्फा से ही डराइव किया है, कुछ नहीं किया है। अल्फा की जगह मैंने 180 माइनस सी रख दिया है देखिए, इंटू एन इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे सी की वैल्यू तो इतनी बनेगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर अब मैं टेबल एक ड्रॉ कर ले रही हूँ, उसके बाद एक फाइनल फार्मूला लिख दे रही हूँ। कहीं भी अगर आप फार्मूला शीट बना रहे हैं तो वहाँ इस फार्मूले को लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 180 अपॉन में एन, फर्स्ट फार्मूला। सी के टर्म में लिखना चाहें तो n माइनस 1 अपॉन में n इंटू 180 डिग्री। ठीक है। अब मान लीजिए आप थर्ड हार्मोनिक्स एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो पहला फॉर एलिमिनेशन ऑफ थर्ड हार्मोनिक n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, n की वैल्यू हो जाएगी ना 3, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी देखिए, अल्फा इज इक्वल टू 180 अपॉन में 3, 60 डिग्री आया, और c क्या आ जाएगा 180 माइनस 60, c 120 डिग्री। तो अगर आप मशीन को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें अगर शॉर्ट पिच एंगल आपने 60 डिग्री रखा हुआ है और c कॉइल स्पैन 120 डिग्री अगर आपने रखा हुआ है, तब आप बोल सकते हैं वहाँ पर थर्ड हार्मोनिक एलिमिनेट हो जाएगा, थर्ड हार्मोनिक नहीं आएगा आपके पूरे मशीन में। ठीक है। सेकेंड, फॉर एलिमिनेशन ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक, फॉर एलिमिनेशन ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक्स क्या आ जाएगा, n इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5, n इक्वल टू 5। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना आया, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5 कितना आता है 70, कितना डिग्री आया 36 डिग्री आता है, 36 डिग्री आया, सही है बिल्कुल। कॉइल स्पैन की वैल्यू कितना आ जाएगा 144 डिग्री। आई होप ये आप चेक कर लीजिएगा करेक्ट है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एलिमिनेशन का क्वेश्चन आता है, या तो थर्ड हार्मोनिक पूछा जाएगा या तो फिफ्थ या तो सेवेंथ, तो उस चीज़ को आपको बताना है कि हमारा अल्फा एंगल क्या होता है। और ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इससे। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, एसएससी जेई का हो या स्टेट एई जेई का हो, डेफिनेटली इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक से, या फिर आपको पोल पिच के कंसेप्ट से आएगा, या बीटा पूछ लेगा, कुछ भी पूछेगा, लेकिन पूरा कंसेप्ट देखिए यहीं पर हमारा खत्म होता है पोल पिच का, सॉरी पिच फैक्टर का, पिच फैक्टर का हमारा कंसेप्ट खत्म होता है यहाँ पर। और एक हमारा जो ईएमएफ इक्वेशन में मैं बोल रही थी कि मैं ऐड करूँगी, उसको यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए। देखिए ईएमएफ इक्वेशन अगर मैं नॉर्मली लिख रही थी, ईएमएफ आरएमएस होता है पर फेस, तो ये हम लोगों ने लिखा था 4.44 F फाई इंटू नंबर ऑफ टर्न पर फेस, क्योंकि पर फेस ले रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न पर फेस लेना पड़ेगा। ये हमारा होता था Kp इज इक्वल टू 1 पे, Kp की वैल्यू हमने
1 कंसिडर किया है और ये ईएमएफ इक्वेशन हमारा बनता है फुल पिच के लिए, फुल पिच कॉइल के लिए। लेकिन अगर मैं शॉर्ट पिच के लिए लिखूं, फॉर शॉर्ट पिच कॉइल हमारा E जो बनेगा RMS पर फेस इज इक्वल टू 4.44 F5 NPH, KP का फैक्टर और एक ऐड हो जाएगा इनटू NPH। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है KP से इस EMF इक्वेशन को। EMF इक्वेशन को, ठीक है, समझ में आया? अब हमारा यहाँ पर पता है आपको KP की वैल्यू लेस होती है 1 से फॉर शॉर्ट पिच, क्योंकि KP की वैल्यू 1 होती है फुल पिच के लिए, शॉर्ट पिच की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। तो मैं क्या ये बोल सकती हूँ कि हमारा जो EMF आएगा शॉर्ट पिच के लिए वो कम आएगा एज कंपेयर टू फुल पिच। तो देखिए इसका डिसएडवांटेज होता है शॉर्ट पिचिंग का कि EMF कम हो जाता है, लेकिन एडवांटेज हमारा है कि एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स हो जाता है। हार्मोनिक्स हमारे सिस्टम से कम हो जाते हैं, हट जाते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है कि EMF कम हो जाता है। तो ये हमारा देखिए EMF इक्वेशन को आपको कंसिडर करना है, ठीक है? इतना समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जिसके लिए हमें एक बार पढ़ना होगा डिस्ट्रीब्यूशन कॉइल और कंसंट्रेटेड कॉइल, ठीक है? कंसंट्रेटेड वाइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ठीक है? तो फ्रेंड देखिए पिच फैक्टर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो पिच फैक्टर में मैं आप लोगों को लिखाई थी KP का रेंज, देख लीजिए KP ऐसा कुछ मैंने लिखाया था, 0 से स्टार्ट होके 1 होता है। तो ये आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए। KP इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए पिच फैक्टर इज इक्वल टू 1 होता है फॉर फुल पिच के केस में, ठीक है? और शॉर्ट पिचिंग के केस में हमारा होता है, देखिए K इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा अल्फा 180 डिग्री कभी नहीं हो सकता है, और हमारा जो हमने C लिया था वो 0 नहीं हो सकता है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए, हो सकता है बाय मिस्टेक मैं कर दी होंगी। और शॉर्ट पिचिंग के केस में जो KP का रेंज होता है देखिए हमेशा लेस देन 1 होता है। अगर आप कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो शॉर्ट पिचिंग के केस में आपको हमेशा लेस देन 1 वैल्यू देखने को मिलेगी। 0.96, 0.95, 0.98 इस टाइप की वैल्यू आपको जनरली देखने को मिलती है। और ये केस होता है देखिए शॉर्ट पिचिंग का। तो ये रेंज आप देख लीजिए, कई बार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है KP का रेंज क्या होता है। और जनरली अगर बहुत ही सिंपल अगर JEE लेवल का एग्जामिनेशन है तो आपको फुल पिच के केस में भी KP की वैल्यू पूछती है जो होता है हमारा 1, ठीक है? और KP नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज अल्फा कैन नॉट बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड C कैन नॉट बी 0, ठीक है? कॉइल स्पैन कैसे हो जाएगा, 0 नहीं हो सकता। तो इस चीज को आप समझिए, KP लेस देन 1 होता है शॉर्ट पिचिंग के केस में। तो ये सब रेंज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इतना अगर आपको समझ में आ गया, देखिए पिच फैक्टर का कंसेप्ट और हमारा जितना भी अभी तक हमने कंसेप्ट डील किया, तो आगे छोटा सा टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ शॉर्ट पिचिंग, ठीक है? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ शॉर्ट पिचिंग। तो हेडिंग आप डाल लीजिए, देखिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, देखिए जनरली इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, लेकिन अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिख रहे हैं तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे कैसा आता है वो मैं आपको बता दूंगी इस टॉपिक से। तो यहाँ पर आप लिखिए एडवांटेज ऑफ शॉर्ट पिचिंग, ठीक है? या फिर शॉर्ट पिच कॉइल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? पहला हम पॉइंट देख लेते हैं। देखिए हमारा जो पहला एडवांटेज है वो क्या होता है, देखिए शॉर्ट पिचिंग के केस में जैसा कि हम लोगों ने देखा हार्मोनिक्स हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा था हार्मोनिक्स को कम करने का, तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया था, अल्फा इज इक्वल टू 180 अपॉन में n। तो मान लीजिए अगर आपको थर्ड हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करना है तो अल्फा आपको कितना रखना पड़ेगा, 180 अपॉन में 360 डिग्री आपको रखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप अल्फा फिफ्थ हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो अल्फा कितना हो जाएगा, 180 अपॉन में 5 जो कि 36 डिग्री आता है, ठीक है?
तो पहला जो हमारा इसका एडवांटेज होता है रिडक्शन ऑफ हार्मोनिक्स, ठीक है, रिडक्शन ऑफ हार्मोनिक्स और हायर फ्रीक्वेंसी टर्म। ओके, नीचे लिखती हूं मैं, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी टर्म्स को ही हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक्स बोलते हैं, जो हमारे सिस्टम के लिए अनडिजायरेबल होता है। सेकंड अगर मैं बात करूं, देखिए तो रिडक्शन ऑफ बेल्ट हार्मोनिक, जैसा कि हम लोगों ने बेल्ट हार्मोनिक्स भी देखा था, क्या होता था 6K ±1 को हम बोलते हैं बेल्ट हार्मोनिक्स। तो ये भी हमारे सिस्टम से क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। ओके, अगर अब देखिए हमारा अगर सिस्टम में हार्मोनिक्स कम हो जाता है, बेल्ट हार्मोनिक्स और ट्रिप्लन हार्मोनिक्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो अगर कम हो जाता है तो हम बोलेंगे जो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ का वेव फॉर्म आएगा वो क्या होगा, ज़्यादा साइनोसॉइडल होगा। तो आप लिख लीजिए इसको, द वेव फॉर्म ऑफ ईएमएफ, ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ becomes more sinusoidal, ठीक है। और यही इसका मेन एडवांटेज होता है, इसका मेन एडवांटेज है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पॉइंट से देखने को मिल सकता है, तो इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। द वेव फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकम्स मोर साइनोसॉइडल। फोर्थ पॉइंट देखिए, बेटर हम लोगों को क्या मिल रहा है, जनरेटेड ईएमएफ का वेव फॉर्म मिल रहा है, डिस्टॉर्शन कम हो जा रहा है, और हम बोल सकते हैं इंक्रीज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इंक्रीज्ड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। फिफ्थ पॉइंट देखिए, अब हमारा क्या हो रहा है, शॉर्ट पिचिंग के केस में कॉइल पहले ही हमारा क्या हो जा रहा था, पहले ही हमारा खत्म हो जा रहा था, स्लॉट में आ जा रहा था, तो कॉइल स्पैन हमारा कम हो जा रहा था। इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, कॉपर मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे थे वाइंडिंग के लिए, वो हमारा रिक्वायरमेंट कम हो जा रही है। तो हम बोलेंगे सेविंग इन कॉपर मटेरियल, सेविंग इन कॉपर मटेरियल ड्यू टू लेस कॉइल स्पैन, ठीक है, समझ आया। कॉइल स्पैन हमारा कम हो जा रहा है, इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, सेविंग हो रहा है। और अगर हमारा कम हो जा रहा है तो हम बोलेंगे कॉस्ट कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग और कॉस्ट ऑफ मशीन रिड्यूसेस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, मशीन इज रिड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ मशीन इज रिड्यूस्ड। एक लास्ट पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं, देखिए जब कभी आप ट्रांसफार्मर पढ़ रहे होंगे या फिर मैंने डीसी मशीन आपसे डिस्कस किया था, तब वहाँ पर मैं आयरन लॉस की आपसे बात की थी। और आयरन लॉस में हम लोगों ने दो पार्ट्स पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा था, पहला तो होता है हिस्टेरेसिस लॉस और सेकंड हमारा होता था एडी करंट लॉस। और दोनों ही क्या थे, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट थे। हिस्टेरेसिस लॉस भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और हमारा एडी करंट लॉस भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये बात आपको अगर नहीं पता है तो देखिए, फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर हमारा हिस्टेरेसिस लॉस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हायर होगा उतना ही ज़्यादा हमारा लॉसेस होंगे और ओवरऑल आयरन लॉस हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हार्मोनिक्स और हायर फ्रीक्वेंसी टर्म कंप्रेस हो रहे हैं, कम हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, आयरन लॉसेस कम हो जाएगा। और लॉस अगर हमारा कम हो गया मशीन में तो हम बोलेंगे डेफिनेटली एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज्ड। तो ये एक पॉइंट है जिसे आपको समझना है। तो आप बोलिए आयरन लॉस ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस reduces because frequency is reduced or harmonics are reduced, कम हो जाते हैं, hence efficiency increases, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, फटाफट से देखिए। पहला इसका एडवांटेज यही होता है कि रिडक्शन ऑफ हार्मोनिक्स और हायर फ्रीक्वेंसी टर्म, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था रिडक्शन एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स में, और रिडक्शन ऑफ बेल्ट हार्मोनिक्स और हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स होते हैं 6K ±1 का, वो भी हमारा कंप्रेस हो जाता है।
जिसकी वजह से जितना हार्मोनिक्स कम होगा उतना ही हमारा ईएमएफ का वेव फॉर्म होगा और वो बेटर परफॉर्मेंस देगा, तो बिकम मोर साइनोसॉइडल. The fourth advantage is that increased mechanical strength. So this point is not very much important as far as examination is concerned. The important point is that waveform become more sinusoidal and saving in copper material due to less coil span. Coil span हमारा कम हो जाता है शॉर्ट पिचिंग के केस में, that's why saving of copper material होता है हमारा, और the hence cost of the machine is reduced. The last point is the iron loss reduces because harmonics or higher frequency terms are compressed, because the hysteresis loss and eddy current loss totally depend upon the frequency. Here the higher frequency terms are compressed, hence we can say that iron losses reduces and the overall efficiency of the machine increases. ठीक है, और हो सकते एक आध पॉइंट जो लेकिन मेन पॉइंट है वो मैंने आपसे डिस्कस किया है यहाँ पर, तो आप इसे एक तरफ नोट डाउन करिए. एडवांटेज ऑफ शॉर्ट पिच कॉइल, ठीक है, कई बार आपको मेंस में लिखने को हो सकता है पूछ ले एडवांटेज और डिसएडवांटेज या फिर शॉर्ट पिचिंग के बारे में, और अगर नहीं भी पूछता है तो भी आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट मेन जो पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, एक तरफ देखिए मैंने डिस्कस किया आपसे एडवांटेज, तो हमेशा हमारे सिस्टम में अगर मान लीजिए एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, बिकॉज 100% कोई एक चीज़ आइडियल नहीं होता है, तो इसका हमारा डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा. देखिए, डिसएडवांटेज ऑफ शॉर्ट पिच कॉइल, जनरली हमारा शॉर्ट पिच ही यूज़ किया जाता है हमारे मशीन्स में, लेकिन सिर्फ इसका एक ही डिसएडवांटेज है. पहला हमारा क्या है, रिडक्शन ऑफ फ्लक्स. रिडक्शन ऑफ फ्लक्स ड्यू टू हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स की वजह से हमारा फ्लक्स कंप्रेस हो जाता है. जैसा कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, हमारा ईएमएफ इन शॉर्ट पिचिंग इज लेस देन ईएमएफ इन फुल पिचिंग. ये चीज़ मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, क्योंकि केपी की वैल्यू होती है लेस देन 1, तो हमारा क्या हो जाता है ईएमएफ इक्वेशन, जैसा हम देखे थे ईएमएफ इक्वेशन 4.44 F phi n इंटू KP, और KP की वैल्यू होती है लेस देन 1 फॉर शॉर्ट पिचिंग. इसीलिए हमारा क्या होता है, शॉर्ट पिचिंग के केस में EMF कम हो जाता है, तो हम बोलेंगे रिडक्शन ऑफ EMF, रिडक्शन ऑफ EMF. ठीक है, तो ये आप इसी में ऐड कर लीजिए, रिडक्शन ऑफ EMF इन केस ऑफ शॉर्ट पिच कॉइल. शॉर्ट पिच कॉइल, तो यही इसका डिसएडवांटेज बस है कि हार्मोनिक्स तो कम होता ही है, साथ साथ में हमारा क्या हो जाता है, EMF भी कम हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है EMF का. तो ये हमारा केसेस है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ शॉर्ट पिच कॉइल. आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, और वो खत्म हो जाएगा तो हम फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, किस टाइप का न्यूमेरिकल आता है और क्या एक्सपेक्टेड है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो ये पूरा हमारा कंसेप्ट है किसका, पिच फैक्टर का, शॉर्ट पिचिंग का. तो इम्पॉर्टेंट है, अगर पूरे हम लोग सिंक्रोनस मशीन में देखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है. और देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पॉइंट से भी कई बार आ जाता है, रिडक्शन हो जाता है EMF का इन केस ऑफ शॉर्ट पिच वाइंडिंग. तो इस पॉइंट को भी आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए. अगर आप जल्दबाजी में हैं और रिवीजन करना चाहते हैं तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस वो पढ़ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे ज़रूर क्वेश्चन से बन जाने वाला है. ठीक है, अब हमारा देखिए हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. पढ़ने के पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़नी पड़ती है, जैसे कि दो टाइप्स का हमें वाइंडिंग पढ़ना पड़ेगा. पहला कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग. ठीक है,
पहला पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, उसके बाद सेकंड आप लोगों को एक तरफ पढ़ना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग तो कई बार अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप इसका कंसेप्ट समझ लेंगे तो इम्पॉर्टेंट है, समझ जाएंगे कि किस टाइप का इसका कंस्ट्रक्शन होता है। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में हमारा क्या होता है, देखिए नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि एक ही जगह हमारा पूरा वाइंडिंग क्या होगा, कंसंट्रेट होगा। यानी कि मान लीजिए आप कभी मशीन ओपन करके देखेंगे, मशीन अगर आप कभी ओपन करके देखेंगे तो इस टाइप का आपको कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा कई बार। देखिए ये हमारे स्लॉट्स हैं, ठीक है, और इसमें पूरा हमारा वाइंडिंग्स रहता है, ये पूरा हमारा वाइंडिंग्स रहता है। ठीक है, ये हमारे पूरे वाइंडिंग रहते हैं। यानी कि हमारा जितना स्लॉट है और जितना पोल है उतना स्लॉट है, और उसमें ही हमारा क्या है, वाइंडिंग्स है। यानी कि एक ही जगह पर हमारा पूरा क्या है, कंसंट्रेटेड है। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। और आप लिख सकते हैं इन कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, इन कंसंट्रेटेड वाइंडिंग द नंबर ऑफ स्लॉट is equal to the number of poles। जितने पोल्स है उतने स्लॉट है, और उसी में ही क्या है, हमारा वाइंडिंग है। उसी जगह पे हमारी पूरी वाइंडिंग की गई है। यानी कि अगर ये देखिए ये स्लॉट्स है हमारे, तो इसी में ही हमारा पूरा वाइंडिंग कंसंट्रेटेड है। पूरा यहाँ पर हमारा वाइंडिंग्स है, इसमें पूरे हमारे वाइंडिंग्स है। ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। ओके, और इसमें हमारा क्या होता है, देखिए सेकंड जो पॉइंट होता है इसमें, द voltage induced in the conductors, ठीक है, the voltage induced in the conductor of each coil will be in phase, मतलब फेज में होंगे। और हम बोल सकते हैं अर्थमेटिक सम होगा इसमें अर्थमेटिक सम होगा। ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे अभी। और हम बोल सकते हैं कि हमारा वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर ऑफ ईच कॉइल विल बी इन फेज, और अर्थमेटिक सम होगा। ठीक है, ईच कॉइल साइड। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन है, तो इतना आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है याद करने के लिए। आपको बस ये पता होना चाहिए इसमें कि ये वाले इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, जिसमें नंबर ऑफ स्लॉट्स नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट हमारा होता है कि वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर्स ऑफ ईच कॉइल साइड। ईच कॉइल साइड में हमारा जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है वो फेस में होगा, यानी कि और टोटल वोल्टेज हमारा अर्थमेटिक सम के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर वेक्टर सम नहीं होगा। जैसा कि हम लोगों ने फुल पिच का केस देखा था, तो फुल पिचिंग के केस में हम लोगों ने क्या देखा था, वहाँ पर भी जो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा था पर कॉइल साइड में, वो हमारा अर्थमेटिक सम हो रहा था। तो उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो इतना नोट डाउन करिए। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन पार्ट कहाँ है, यानी कि अगर कंसंट्रेटेड वाइंडिंग आप पढ़ रहे हैं तो इसका यूज़ कहाँ पर होगा, किस मशीन में और किस पार्ट के लिए कंसंट्रेटेड वाइंडिंग हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए,
इसी के नीचे आप ये फर्स्ट डायग्राम बनाइए, उसके बाद ये पॉइंट लिखिए, जो 2 मेन पॉइंट है उसको लिखिए आप। उसके बाद आप क्या करिए, इसका एग्जाम्पल लिखिए। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के बारे में, तो आप सिर्फ थ्योरी नहीं बता सकते हैं या फिर सिर्फ इसका डेफिनेशन नहीं बता सकते हैं, आपको एप्लीकेशन पार्ट बताना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का, यानी कि कहाँ ये यूज़ किया जाता है। तो आप टॉपिक डालिए इसी के नीचे, एग्जाम्पल ऑफ कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। तो ये यूज़ किया जाता है, देखिए पहला फर्स्ट ये यूज़ किया जाता है फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, एंड डीसी मशीन एज वेल एज डीसी मशीन। ठीक है, तो जहां पर भी फील्ड वाइंडिंग है सिंक्रोनस मशीन का और डीसी मशीन का, वहां पर यूज किया जाता है सेलिएंट पोल में, वहां पर यूज किया जाता है क्या चीज, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। ठीक है, तो ये इसका पहला एप्लीकेशन है। जहां पर भी आपको सिंक्रोनस पोल, सेलिएंट पोल, सिंक्रोनस मशीन और डीसी मशीन दिखेगा, वहां पर फील्ड वाइंडिंग में हम कंसंट्रेटेड वाइंडिंग करते हैं। सेकंड पॉइंट आप देख लीजिए, सेकंड हम यूज करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, जब हम ट्रांसफॉर्मर डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ ये टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं था कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का। तो यहाँ पर देखिए ये एप्लीकेशन पार्ट है। अगर आपसे कोई पूछता है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग आप कहाँ यूज़ करते हैं, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज फील्ड वाइंडिंग ऑफ सेलिएंट पोल, सिंक्रोनस मशीन एंड डीसी मशीन। सेकेंड हम यूज़ करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एप्लीकेशन पार्ट है। अब हम देखिए जनरली कंसंट्रेटेड वाइंडिंग यूज़ नहीं करते हैं हमारे पूरे सिंक्रोनस मशीन में, सिर्फ फील्ड में लगाते हैं। तो कुछ इसका ड्रॉबैक है वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का क्या यूज़ है और कहाँ पर हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। ओके, तो डिसएडवांटेज लिख लीजिए। डिसएडवांटेज, एडवांटेज यही है, हम लोग अभी देखे थे कि टोटल वोल्टेज हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा मिलता है, अर्थमेटिक सम क्योंकि वेक्टर सम से हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, वेक्टर सम हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू अर्थमेटिक सम में। तो अर्थमेटिक सम हमारा यहाँ पर था, ज़्यादा इंड्यूस्ड वोल्टेज हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का, देखिए डिसएडवांटेज ऑफ कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, डिसएडवांटेज ऑफ कंसंट्रेटेड वाइंडिंग यही है कि पहला हमारा क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो साइनोसॉइडल नहीं होता है, इज नॉट साइनोसॉइडल। प्रॉपर साइनोसॉइडल मिलना चाहिए लेकिन वो नहीं मिलता है इस टाइप की वाइंडिंग अगर हम यूज करते हैं तो। ठीक है, ये हो जाएगा। सेकंड हमारा क्या पॉइंट है देख लीजिए, सेकंड पॉइंट है कि इट fails to reduce harmonics इफेक्टिवली हमारा हार्मोनिक्स को कम नहीं कर पाता है। जैसे कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग पढ़ेंगे उसमें हार्मोनिक्स को अच्छे से कम हो जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड में ही हम शॉर्ट पिचिंग पढ़े थे। तो ये छोटा सा डेफिनेशन है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। और थर्ड पॉइंट ये है कि इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन नहीं होता है हमारा स्टेटर मटेरियल में। ठीक है, स्टेटर हमारा आयरन का यूज़ नहीं हो पाता है। तो आप लिख लीजिए इट फेल्स टू यूज द इनर पेरिफेरी ऑफ स्टेटर आयरन इफेक्टिवली। ठीक है, इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाते हैं यहाँ पर। और डिस्ट्रीब्यूटेड में जब आप देखेंगे तो बहुत सारा चीज़ एकदम अलग अलग में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पर जितने पोल है उतने ही स्लॉट में वाइंडिंग्स रहेगी। ठीक है, तो इसके बाद मतलब जब ये क्लास आप देख लिए हैं तो उसके बाद आप इसका इमेज देखिएगा, प्रैक्टिकल इमेज कैसा होता है, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग
क्या होता है, ठीक है। तो आप इतना नोट डाउन करिए, फिर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए डेफिनेशन हम एक बार देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का। तो ये हो जाएगा हमारा, इफ द कंडक्टर्स आर प्लेस्ड in several slots under one pole, यानी कि मतलब ये है कि एक पोल के अंदर बहुत सारे स्लॉट्स होंगे हमारे, और उन स्लॉट्स में हमारा वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं, देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। स्लॉट्स की सहायता से हम समझते हैं, देखिए, ठीक है। स्लॉट्स की सहायता से आप देखिए, समझ लीजिए। पहले हम टिप टाइप से बना लेते हैं। ये हमारा स्लॉट्स हो गया। यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लीजिए, साउथ पोल, और ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल। तो इस साउथ पोल के अंडर में बहुत सारे स्लॉट्स होंगे, इस नॉर्थ पोल के सामने आगे हमारे बहुत सारे स्लॉट्स होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। वाइंडिंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, देखिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारा वाइंडिंग स्टार्ट हुआ यहाँ से, इस स्लॉट में फिल हुआ, ठीक है। इस स्लॉट में फिल होने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा वाइंडिंग, देखिए, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ये स्लॉट्स में गया, फिर इधर गया, फिर आया। उसके बाद इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को हम देखिए, इस स्लॉट्स में गया और फिर ऐसे ही गया। तो ऐसा चलता जाएगा। ये देखिए, ये एक स्लॉट से यहाँ पर हमारा वाइंडिंग फिल हुआ, ये एक स्लॉट से यहाँ पर वाइंडिंग फिल हुआ, ये एक स्लॉट है, यहाँ पर वाइंडिंग फिल हुआ, और करते करते एक पोल के अंदर बहुत सारे स्लॉट्स हैं, और सभी स्लॉट्स में हमारा वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं, देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो कंसंट्रेटेड का आप डायग्राम ड्रॉ करिएगा, फिर आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। कई बार आपको डिफरेंस में ये क्वेश्चन पूछता है कि आप डिफरेंस एक्सप्लेन करिए डिस्ट्रीब्यूटेड और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का। डायग्राम आप नोट डाउन करिए। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में यहाँ से मिटा रही हूँ। इसके बाद आप देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में इसका एग्जाम्पल क्या है, और हम प्रैक्टिकली जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि शॉर्ट पिचिंग पॉसिबल है इसमें हमारा, ठीक है। और एडवांटेज भी है, तो वो एडवांटेज भी हम देखेंगे। अब आप लिखिए, इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप एसएससी जेईई के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें मोस्टली अगर देखेंगे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। तो आपको थोड़ा सा थ्योरी के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। थ्योरी अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप एमसीक्यूज क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। तो पहला हमारा ये आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ बोथ डीसी एंड एसी मशीन, ठीक है। एसी मशीन, ओके। एसी मशीन इन द सेंस, यहाँ पर हम सिंक्रोनस पढ़ रहे हैं तो बेटर है हम सिंक्रोनस लिख ले। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन पार्ट है जहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग लगाते हैं। फील्ड वाइंडिंग में हम लगाते थे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग में हम लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। और सेकंड, जब हम इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे स्टेटर और रोटर वाइंडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, तो इंडक्शन मोटर में स्टेटर और रोटर पार्ट का जब कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ बोथ एसी मशीन एंड डीसी मशीन। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट है। आप अगर पूछता है आपसे कोई डिफ्रेंशिएट करना कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का, देन यू हैव टू गिव दिस एग्जांपल एज वेल एज डायग्राम ऑल्सो, ओके। इतना समझ में आया। अब हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स हम लोगों का यही है, फीचर्स हम देख लेते हैं इसका, या फिर एडवांटेज बोल दीजिए। फीचर्स में देखिए दोनों आ जाएगा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों कवर होता है। सेम हम लोग जो शॉर्ट पिचिंग का पढ़े थे, सेम इसका भी यही एडवांटेज है और फीचर्स है। तो अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो देखिए हमारा एडवांटेज था कि हायर ऑर्डर
हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स गेट रिड्यूस्ड, पहला। सेकेंड, बेल्ट हार्मोनिक्स रिड्यूसेस। थर्ड, EMF becomes more sinusoidal, induced EMF becomes more sinusoidal हो जाता है हमारा induced EMF। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या था, EMF also reduces, और हम देखेंगे कैसे EMF रिड्यूस हो जाता है जब हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पढ़ेंगे। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, ये हमारा डिसएडवांटेजेस है। समझ गए इतना आप कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का। तो यही चीज़ आपको समझनी है। इसके बाद आपको पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में आप लोगों को देखिए क्या क्या पढ़ना होता है और इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आपको पढ़नी है। इतना लिखिए, मैं इसे रब कर रही हूँ, देखिए क्योंकि स्पेसिंग का प्रॉब्लम होगा मुझे, तो पूरा मुझे रब करना पड़ेगा। जो अभी मैं डेरिवेशन कराऊंगी, देखिए आपके लिए उतना डेरिवेशन नहीं इम्पॉर्टेंट है, मेंस में भी जनरली नहीं क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उससे बेस्ड फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। तो बिना डेरिवेशन के अगर मैं बोल दूँ आपको फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, तो उस फॉर्मूले में जो भी टर्म है वो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो डेरिवेशन देखिए सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा बस आपको वही चीज़ें हैं समझनी है। तो पहला पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हेडिंग हम लिख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसको हम बोलते हैं KD से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे उसको KP से करते थे इसे हम KD से करते हैं। ठीक है, KD से करते हैं। उसके बाद इसको और क्या क्या बोलते हैं वो भी आप देख लीजिए। इसे बोलते हैं ब्रेड्थ फैक्टर। ठीक है, ब्रेड्थ फैक्टर। और हम इसे क्या बोलते हैं, देखिए स्प्रेड फैक्टर। तो कई बुक में आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप देखेंगे तो इसको ब्रेड फैक्टर भी बोलते हैं, स्प्रेड फैक्टर भी बोला जाता है, और हमारा एक और टर्मिनोलॉजीज है, बताइए अगर आप किसी को पता है तो। देखिए ब्रेड फैक्टर हो गया, बेल्ट और हमारा स्प्रेड फैक्टर हो गया। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए इसको और क्या क्या बोलते हैं। उसके बाद हम ये देख लेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है और डेरिवेशन हमारा क्या होगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने के पहले एक एक टर्मिनोलॉजीज आपको मैं पहले बता देती हूँ। देखिए ये है हमारा स्मॉल m, जिसे हम बोलते हैं स्लॉट्स पर पोल पर फेस। क्या बोलते हैं, स्लॉट्स पर पोल पर फेस। ये टर्मिनोलॉजीज है, इसको डिफाइन कर रही हूं मैं। m इज इक्वल टू स्लॉट्स पर पोल पर फेस, यानी कि जितने भी स्लॉट्स हैं आप फेस और पोल से डिवाइड करेंगे तो आपको m की वैल्यू मिलेगी। ये एक पहला टर्मिनोलॉजीज है जो आपको पढ़ना है। आपको न्यूमेरिकल में भी कई बार इसका यूज होने वाला है, तो आप इसे ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज जैसे कि हम लोगों ने देखा था बीटा, जिसे हम बोल रहे थे स्लॉट एंगल। और स्लॉट एंगल इसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था, बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में स्लॉट पर पोल, कैपिटल S अपॉन में P, स्लॉट पर पोल। ये हमारा होता है बीटा। ठीक है, ये हमारा होता है बीटा। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया।
अब आपको क्या निकालना है, डायग्राम के हेल्प से आप लोगों को जो कैलकुलेट करना है वो हम लोगों को देखिए ईएमएफ, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम लोग वेक्टर एडिशन लेते हैं और अर्थमेटिक एडिशन, दोनों ही आपको लेना पड़ेगा। जैसा कि कंसंट्रेटेड वाइंडिंग अगर हम देख रहे थे तो वहाँ पर मैंने कहा था अर्थमेटिक सम लेना है, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जब आप कंसिडर कर रहे हैं तो वेक्टर सम लेना है। तो पहले डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ड्रॉ करिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। देखिए ये डेरिवेशन है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्योंकि डराइव करना है तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख दूंगी तो वो समझ में नहीं आएगा। इसे एक बार आप समझ लीजिए, फिर आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया है, देखिए ये पूरा हमारा एंगल हो जाएगा, देखिए एम बीटा। एम बीटा पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं लिखवा दे रही हूँ इसके बारे में। यहाँ से यहाँ तक हमारा होगा बीटा, जो ए और सी के बीच में ट्राइंगल का एंगल बन रहा है वो होगा बीटा, और ये जो इसका हाफ है जिसे हम बोल रहे हैं, देखिए एंगल बाइसेक्टर है ये, तो ये हो जाएगा हमारा बीटा अपॉन में 2, और ये जो पूरा का हम लोगों ने जोड़ा है इसको हम बोलते हैं ओ, इसे हम बोल रहे हैं ओ। तो देखिए आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल आप बना रहे हैं, तो इसके ऑपोजिट वाला हमारा होता है परपेंडिकुलर, क्योंकि AC हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो हम यूज़ करने वाले हैं। सिमिलरली CD है, DE है एंड सो ऑन, ये सब की वैल्यू EC है, और इसके बीच का देखिए जो एंगल है, इसके बीच का एंगल है हमारा बीटा, क्योंकि फेज शिफ्ट होता है, फेज शिफ्ट होने का मतलब है वेक्टर सम हम यहाँ पर लेने वाले हैं, ये हो जाएगा हमारा बीटा। इसकी वैल्यू देखिए आ जाएगी OA साइन बीटा अपॉन में 2। OA साइन, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर वाला पार्ट होता है साइन और एंगल हमारा है बीटा बाई 2, तो हम लोगों को पता है क्या हो जाएगा OA साइन बीटा अपॉन में 2। समझ में आया? ठीक है। और ये पूरा पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा 2OA साइन बीटा अपॉन में 2। ये पहले आप डायग्राम नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको M क्या है हमारा स्लॉट पर पोल पर फेस है। अब इस डायग्राम का मैं थोड़ा सा आपको समझा रही हूँ, उसके बाद हम डेरिवेशन देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या है, द EMF induced in different coils of one phase under one pole। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था R रिप्रेजेंटेटेड बाई, देखिए थोड़ा सा थ्योरी ज़्यादा है तो समझना पड़ेगा आप लोगों को। AC CD DE एंड सो ऑन। कहने का मतलब क्या है, देखिए हम लोग जो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में क्या लेते थे, डायरेक्ट हम अर्थमेटिक ऐड करते जाते थे। इसमें हमारा क्या होता था, EMF इंड्यूस्ड इन डिफरेंट कॉइल ऑफ वन फेज अंडर वन पोल आर रिप्रेजेंटेटेड बाई, यानी कि ये हमारा देखिए
पहले कॉइल का ईएमएफ इतना है जिसे हम बोल रहे हैं ईसी। सेकंड जब हम देख रहे हैं कॉइल साइड में तो हमारा क्या है सीडी है, फिर उसके बाद हमारा क्या है डी है। तो ये पूरे जो ईएमएफ है इनका हमारा इक्वल ईसी हमने कंसिडर किया है। और क्योंकि यहाँ पर फेजर आ रहा है हमारा डिफरेंस बीटा का, तो इनके बीच में देखिए पहले कॉइल से दूसरे कॉइल साइड में बीटा का डिफरेंस है, फिर बीटा का डिफरेंस है, फिर बीटा का डिफरेंस है, टोटल हमारा हो जाएगा एम बीटा। तो जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे तो एक हमें सेंटर कंसिडर करना पड़ेगा जिसे हम बोल रहे हैं ए ओ, और इस पूरे का एंगल हो जाएगा स्मॉल एम इंटू बीटा, और एक हमारा पोर्शन हो जाएगा बीटा का, ठीक है। और इसी बीटा से ये बीटा हमारा आया, इसका हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर लिया है तो एंगल हमारा हो जाएगा बीटा बाई 2। इतना पोर्शन हमारा हो जाएगा ओ ए साइन बीटा बाई 2, और यहाँ से यहाँ तक हमारा हो जाएगा 2 ओ ए साइन बीटा बाई 2। इतना आप समझ लीजिए। और जितना भी ईएमएफ इंड्यूस्ड है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड will be equal is equal to हम लोगों ने लिया है EC and display and differ in phase by बीटा एंगल, ठीक है। बीटा एंगल से ये डिफर करेंगे एक दूसरे के फेस में। इतना समझ में आया। उसके बाद आप एंगल बाइसेक्टर लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा बीटा बाई 2। नेक्स्ट पॉइंट हमारा द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन कॉइल इन ईच कॉइल जिसे हम बोल रहे हैं AC इज इक्वल टू कितना आ रहा है देखिए, AC इज इक्वल टू 2 OA साइन बीटा अपॉन में 2, ठीक है। 2A साइन बीटा अपॉन में 2। इतना समझ में आया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये अर्थमेटिक सम आप लीजिए। अर्थमेटिक सम मतलब देखिए ये ईच कॉइल का इतना है 2 OA साइन बीटा बाई 2, तो हमारा m हमारा क्या है, हमारा जब टोटल हम लेंगे अर्थमेटिक सम तो स्मॉल m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन बीटा अपॉन में 2। इतना नोट डाउन कर लीजिए। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ईच कॉइल इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 2A साइन बीटा अपॉन में 2 एंड अर्थमेटिक सम इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2 इंटू OA इंटू साइन बीटा बाई 2। इतना नोट डाउन कर लीजिए, आप डायग्राम नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम क्या देखेंगे, हम वेक्टर एडिशन देखेंगे, फेजर, ठीक है। फेजर हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए ये मैं हटा रही हूं, इसके जस्ट आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करिएगा इसी के सामने से, इसी के नीचे में। तो हमारा रिजल्टेंट ईएमएफ कितना होगा देखिए, रिजल्टेंट ईएमएफ जिसे मैं ए भी बोलूँगी, क्योंकि देखिए इसी का हम लोग क्या लिए हैं, रिजल्टेंट लिए हैं। इसको मिलाए हैं, इसको मिलाए हैं, इसको मिलाए हैं, सबको मिला करके हम बोल रहे हैं रिजल्टेंट ए बी। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए 2 OA साइन m बीटा अपॉन में 2, ठीक है। 2 OA साइन m बीटा अपॉन में 2। तो ये हमारा हो गया देखिए फेजर सम। इसे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए फेजर सम। तो ये देखिए ये डेरिवेशन थोड़ा सा टफ है, तो इसे आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। एक आध बार और देख लीजिए तो समझ आ जाएगा। बट आपके एग्जामिनेशन के लिए देखिए डेरिवेशन बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैं फॉर्मूला कहाँ से आया और उस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ यूज़ हुआ है उसलिए मैं आपको ये चीज़ समझाई। अदरवाइज सिर्फ आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या, आपके लिए इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर मैं डायरेक्ट बोल दूंगी m क्या है बीटा क्या है तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब आपका इम्पॉर्टेंट क्या है, KD का फॉर्मूला। तो KD का फॉर्मूला ये चीज़ आप देख लीजिए। इसे एक बार हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर रब कर रही हूँ, देख लीजिए। इसके बाद हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे KD का, KP का हम लोगों ने देखा था। KD का भी डेफिनेशन देख लेंगे। डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए।
KD can be defined as the ratio of phasor sum of EMF, ठीक है, divided by arithmetic sum of EMF, arithmetic sum of EMF। अर्थमेटिक सम ऑफ EMF, ये पहला हमारा डेफिनेशन है KD के लिए, तो ये हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकेंड डेफिनेशन क्या है देखिए, KD कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड EMF डेवलप्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग divided by induced EMF in case of concentrated winding, induced EMF in case of concentrated winding। तो ये डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। तो दो डेफिनेशन है, उसमें भी अब जब हम पिच फैक्टर पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने दो डेफिनेशन देखा था, वेक्टर सम अपॉन में अर्थमेटिक सम। इसमें भी और क्या होता था, इंड्यूस्ड EMF इन केस ऑफ शॉर्ट पिचिंग डिवाइडेड बाय फुल पिचिंग, यहाँ पर भी दो डेफिनेशन बनता है, फेजर सम ऑफ EMF अपॉन में अर्थमेटिक सम। एंड सेकंड डेफिनेशन हमारा क्या है KD का, इंड्यूस्ड EMF डेवलप्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग डिवाइडेड बाय इंड्यूस्ड EMF इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। तो ये आपका हो जाएगा कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का। KD इज इक्वल टू, आप इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन आपको 1 करना है, 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 आप करिए और मुझे बताइए कितना आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ KD इज इक्वल टू 2OA साइन m बीटा अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई 2OA इंटू, देखिए यहाँ पर m भी है, साइन बीटा अपॉन में 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2OA कैंसल हो जाएगा, 2OA कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया। KD का जो फाइनल फॉर्मूला बनाया है वो हमारा है साइन m बीटा अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई m साइन बीटा बाई 2, m साइन बीटा अपॉन में 2। तो ये आपका क्या बना है, हमारा फाइनल फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार आप इस फॉर्मूले को मार्क कर लीजिए। कई बार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, चाहे वो SSC JEE हो फ्रेंड्स, या फिर आप स्टेट JEE की भी तैयारी कर रहे होंगे, जैसे आप UP PCL JEE की तैयारी करते हैं या फिर AE की तैयारी करते हैं, तो कई बार उसमें आपसे फॉर्मूला पूछता है KD का। तो KD इज इक्वल टू साइन m बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई m साइन बीटा बाई 2, इंपॉर्टेंट है, वेयर m इज द स्लॉट पर पोल पर फेस, बीटा इज द हमारा क्या है, बीटा स्लॉट एंगल है, ठीक है। तो इस m को हम क्या बोलते हैं, ये भी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। इस m को क्या बोलते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए m को हम क्या बोलते हैं और हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो अब हम इसका रेंज देख लेते हैं, रेंज क्या होता है हमारा, इसे भी हमें समझना है। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, इतना आप नोट डाउन पहले करिए, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है KD का। KD इज इक्वल टू 1 फॉर कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, KD इज इक्वल टू 1 फॉर कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए हमेशा KD की वैल्यू 1 होती है, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के केस में KD की वैल्यू होती है लेस देन 1। जब आप कैलकुलेट करेंगे, कभी न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, तब आपको वहाँ पर समझ में आएगा अच्छे तरीके से। KD की वैल्यू हमारी क्या होती है, लेस देन 1 होती है, 0.99 दिखाई देगा आपको, 0.98 दिखाई देगा। तो KD इज इक्वल टू 1 फॉर कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग हो गया ये पहला पॉइंट, नोट पॉइंट। सेकेंड नोट पॉइंट क्या है देखिए, KD इज लेस देन 1 फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए हमारा क्या होता है, KD लेस देन 1 होता है। KD की वैल्यू हमेशा क्या होती है हमारी, लेस देन 1 होती है, ठीक है।
KD की वैल्यू हमेशा आपकी लेस देन 1 होती है। तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो देखिए हमारा रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू 0 से लेके KD लेस देन इक्वल टू 1 किसके केस में, कंसंट्रेटेड के केस में, ग्रेटर देन 0 होगा बट लेस देन 1 होगा डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में। तो ये हो गया आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का फेनोमेना। अभी भी कुछ चीज़ें हमें समझनी है, इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स भी हम लोगों को समझना है। इतना नोट डाउन करते जाइए आप। अब ये फाइनल फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, डेरिवेशन वेरिएशन आपके काम का चीज़ नहीं है, एग्जाम में भी नहीं पूछता है, मेंस में भी इवन आपको डेरिवेशन नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जरूर दे सकता है। तो ये मैं अब ऊपर लिख दे रही हूँ KD का हमारा पूरा फॉर्मूला। KD का फॉर्मूला हमारा है, देखिए, साइन m बीटा अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई m साइन बीटा बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला है। अगर आप कहीं भी फॉर्मूला शीट आपने बनाया हुआ है वहां पर एक और फॉर्मूला ऐड कर लीजिए सिंक्रोनस मशीन के केस में। KP का फॉर्मूला हमारा था कॉस अल्फा बाई 2 और KD का फॉर्मूला होता है साइन m बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई m साइन बीटा बाई 2। रेंज मैंने बता दिया आपको KD का। अब EMF इक्वेशन देखिए आप, EMF इक्वेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के केस में आपका EMF इक्वेशन क्या हो जाएगा ये हम देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के केस में आपको जैसे कि मैंने ये बताया था, शॉर्ट पिचिंग के केस में हम लोगों ने अभी देखा था, शॉर्ट पिचिंग KP का एक फैक्टर ऐड हो जा रहा था EMF इक्वेशन में। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के केस के बारे में बात करूं तो ये हमारा हो जाएगा E इज इक्वल टू 4.44 F इंटू 5 इंटू N। क्योंकि पर फेस है तो आप इसे भी पर फेस लिख सकते हैं, RMS वैल्यू है, इंटू KD। एक KD का फैक्टर और ऐड हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के केस में आपका। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के केस में हमारा। अब देखिए KD की वैल्यू 1 लेस देन 1 होगी तो हमारा कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के कंपेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का EMF क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। सिंस KD less than 1 for distributed, hence I can say in case of concentrated winding greater होगा as compared to distributed winding EMF। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड का अगर मैं डिसएडवांटेज देखूं तो EMF कम हो जाता है, लेकिन एडवांटेज ये है कि हमारा बेटर EMF वेवफॉर्म मिलता है, साइनोसॉइडल ज़्यादा होता है और हार्मोनिक्स हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये सब ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पॉर्टेंट है, एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स। तो पहले हम देखिए इस फॉर्मूले को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं हार्मोनिक्स के लिए। ये फॉर्मूला हमारा फंडामेंटल के लिए है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर हम लोगों को हार्मोनिक्स के लिए डिफाइन करना होगा फॉर एन हार्मोनिक्स, फॉर nth हार्मोनिक्स, KD का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा KD इज इक्वल टू साइन NM बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई M साइन N बीटा बाई 2। कुछ नहीं है, मैंने जहाँ जहाँ बीटा था उसको N बीटा कर दिया है और इस फॉर्मूले को मैंने मॉडिफाई कर दिया। बस इतना ही समझना और इसमें कुछ भी समझने लायक नहीं है। nth हार्मोनिक लिया है तो देखिए N की वैल्यू जब आप फंडामेंटल के लिए 1 रखेंगे तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा। थर्ड के लिए रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा N की वैल्यू। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए N इज इक्वल टू 1 3 N इक्वल टू 5 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा हमारा फंडामेंटल और उसके बाद ये हमारा हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक्स और ये हमारा हो जाएगा फिफ्थ हार्मोनिक्स एंड सो ऑन।
ठीक है, फिफ्थ हार्मोनिक एंड सो ऑन। तो ये देखिए ये पूरा हमारा क्या है, हार्मोनिक्स का कंसेप्ट है। KD का फॉर्मूला बन करके आया फॉर nth हार्मोनिक साइन nm बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई m साइन n बीटा बाई 2। n की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो आपको ये फंडामेंटल वाला फॉर्मूला मिलेगा। जब n की वैल्यू 3 होगा तो थर्ड हार्मोनिक का फॉर्मूला मिलेगा। जब n इक्वल टू 5 होगा तो आपको फिफ्थ हार्मोनिक का फॉर्मूला मिलेगा एंड सो ऑन। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा हार्मोनिक के लिए। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के केस में हमारा KD भी एक फैक्टर ऐड हो जाता है। ओके, अब हम देख लेते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर KD के लिए। फिर से मैं फॉर्मूला आपको रिवाइज करा दे रही हूँ। KD इक्वल टू साइन m बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन m बीटा बाई 2, m साइन बीटा बाई 2। जैसे कि हम लोगों ने एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स देखा था शॉर्ट पिचिंग के केस में, इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स आएगा, एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स आएगा। देखिए वहां पर हम लोगों को क्या कर रहे थे, हम KP इक्वल टू 0 कर रहे थे। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, इस टर्म को एलिमिनेट करना है, तो ऊपर वाले क्वांटिटी को हमको 0 से इक्वेट करना पड़ रहा था। कॉज n अल्फा बाई 2 इक्वल टू मैंने 0 रखा था, याद करिए, या फिर पेज पलट करके आप देखिए। इसमें भी हम लोगों को ऊपर वाली क्वांटिटी को 0 करना पड़ेगा KD को 0 बनाने के लिए। तो यहाँ से लिखिए आप साइन m n बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। साइन 0 कब होता है, 0 डिग्री पे होता है या फिर 180 डिग्री पे होता है। तो हम लोगों को 180 डिग्री कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए साइन n m बीटा अपॉन में 2 इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री की दोनों तरफ हमारा क्या हो जाएगा, देखिए साइन साइन कैंसिल हो गया, बचेगा n m बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। और इस बीटा को मैं क्या करती हूँ, यहां से मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी पड़ेगी, देखिए सिग्मा फेस स्प्रेड को हम लोगों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये यहां से हमारा क्या आ जाएगा, यहां से हमारा एक और टर्म मैं डिफाइन करूंगी, फेस स्प्रेड। तो अभी के लिए आप समझ लीजिए फेस स्प्रेड को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, जो होता है m बीटा, इसे हम बोलते हैं फेस स्प्रेड। तो एक और नया टर्मिनोलॉजीज आपके सामने आया, सिग्मा इज इक्वल टू फेस स्प्रेड। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू फेस स्प्रेड आपका टर्मिनोलॉजीज निकल करके आया। यहां पर पुट कर देती हूं मैं, देखिए ये हो जाएगा हमारा n सिग्मा अपॉन में 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिग्मा निकल के करके आया 360 डिग्री अपॉन में n। तो यही आपका एलिमिनेशन हार्मोनिक का हमारा फॉर्मूला निकल करके आया, एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स। सिग्मा को हम बोलते हैं फेस स्प्रेड। 360 अपॉन में n आया। अगर आप n इक्वल टू 3 रखना चाहते हैं, थर्ड हार्मोनिक को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो सिग्मा की वैल्यू निकाल लीजिए। सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, फिफ्थ के लिए निकाल लीजिए, सेवेंथ के लिए निकाल लीजिए एंड सो ऑन। ओके, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई कर देती हूँ, देख लीजिए। ये फॉर्मूला हमारा देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपसे कई बार क्वेश्चन फेस स्प्रेड का। सिग्मा इज इक्वल टू मैंने लिखा हुआ है 360 अपॉन में n लिखा है, वहां पर लिखा है, देखिए इसको मैं क्या करती हूँ 2 अपॉन में n इंटू 180 डिग्री कर देती हूँ, क्योंकि हमें पता है 1 पोल पिच इज इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ये हम पढ़ते आ रहे हैं 1 पोल पिच का कंसेप्ट। तो यहाँ से फॉर्मूला सिग्मा का निकल करके आया, सिग्मा इज इक्वल टू 2 अपॉन में n इंटू पोल पिच। ठीक है, 2 अपॉन में n इंटू पोल पिच। एक और अपने फॉर्मूला शीट में ये फॉर्मूला आप ऐड कर लीजिए। सिग्मा हमारा फेस स्प्रेड है, जिसे मैं m बीटा बोल रही हूँ।
अब पहला पॉइंट, एलिमिनेशन ऑफ थर्ड हार्मोनिक। अगर आप थर्ड हार्मोनिक को एलिमिनेट करना चाहते हैं तब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, मुझे बताइए। यहाँ पर कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। सिग्मा की वैल्यू 2/3 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, 2/3 इंटू 180 डिग्री। कैंसिल आउट करिए, सिग्मा आपको 120 डिग्री मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हैं फिफ्थ हार्मोनिक तो उसके लिए भी निकाल लेते हैं हम लोग, एलिमिनेशन ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक्स। यहां पर सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/5 इंटू 180 डिग्री। कैलकुलेट आप करेंगे तो कितना आएगा, 72 डिग्री आपका आएगा, क्योंकि 180/5 कितना होता है, 36 डिग्री, इंटू 2 करेंगे तो 72 डिग्री आएगा, जो कि हम जनरली प्रैक्टिकली ये चीज़ यही यूज़ करते हैं। ये हमारा हो गया, देखिए, एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स का कंसेप्ट, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब मुझे यहाँ पर, ये मैं रब कर रही हूँ, देख लीजिए, यहाँ पर मुझे दो टर्मिनोलॉजीज और एक्सप्लेन करना है। एक तो फेस स्प्रेड के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी मैं, सिग्मा, और उसके बाद हम एक लास्ट करेंगे वाइंडिंग फैक्टर, तो इसे भी आप समझ लीजिए। देखिए, पहला मैं बताऊंगी वाइंडिंग फैक्टर, ठीक है, जिसे मैं बोलती हूँ KW। कुछ नहीं है, वाइंडिंग फैक्टर बहुत इजी है, KW। और KW हम लोगों को बताता है इफेक्ट शॉर्ट पिच का प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का, ओके। तो देखिए, वाइंडिंग फैक्टर KW को हम लोग बोल रहे हैं इट इज द इफेक्ट ऑफ शॉर्ट पिच एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो शॉर्ट पिच के लिए जो हम लोगों ने कंसिडर किया था वो KP होता था, जिसे हम बोलते थे पिच फैक्टर, और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए हम लोगों ने कंसिडर किया है KD, ठीक है। तो वाइंडिंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, KW इज इक्वल टू KP इंटू KD। इट इज जस्ट अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर। तो ये हमारा हो जाता है, इसी KW को हम बोलते हैं वाइंडिंग फैक्टर। इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको पूछता है वाइंडिंग फैक्टर का फॉर्मूला, या फिर क्या होता है ये रिलेशन में पूछ देगा, तो आपको पता होना चाहिए इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पिच फैक्टर इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अगर हम अब EMF इक्वेशन को देखिए डिफाइन करते हैं, तो EMF इक्वेशन अब हमारा सिंक्रोनस मशीन के लिए पूरा निकल करके आता है। हेडिंग डालिएगा, EMF इक्वेशन फॉर शॉर्ट पिच डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो यहाँ पर आप बताइए क्या डिफाइन करेंगे EMF इक्वेशन को। अब यहाँ पर आप फाइनल जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे, EMF इज इक्वल टू 4.44 F इंटू 5 इंटू नंबर ऑफ टर्न पर फेस। अगर मैं आप ले रहे हैं तो NPH लिख लीजिए, ये PH में हो जाएगा पर फेस, इंटू KP इंटू KD। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको कंसिडर करना है। तो कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा शॉर्ट पिचिंग का, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे KP, और अगर आपके क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटेड भी दिया है वाइंडिंग का, तब वहाँ पर आप KD यूज़ करेंगे, और इन दोनों को ही मिला करके हम बोलते हैं वाइंडिंग फैक्टर। तो इसे ये हो जाएगा हमारा E इज इक्वल टू 4.44 F इंटू 5 इंटू NPH पर फेस में अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं, इंटू KW, जिसे मैं बोलती हूँ वाइंडिंग फैक्टर। इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा KP, फुल पिच का केस रहेगा तो KP इक्वल टू 1 लेंगे, और अगर हमारा कंसंट्रेटेड वाइंडिंग रहेगा तो KD इज इक्वल टू 1 कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा इक्वेशन है, फाइनल EMF इक्वेशन, ठीक है। कंडक्टर्स के टर्म में भी हम देख लेते हैं। देखिए, कभी आपको अगर कंडक्टर्स के टर्म में दिखाई दे तो आपको नया नहीं लगना चाहिए इक्वेशन। हम लोगों को पता है, एज वी नो दैट टू कंडक्टर्स
फॉर्म्स वन टर्न। जैसा कि हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजीज जब पढ़ा रही थी मैं आप लोगों को, तो वहाँ पर मैंने बताया था एक टर्न था लेकिन दो कंडक्टर्स थे, ठीक है, एक टर्न था लेकिन दो कंडक्टर थे। तो यहाँ पर वन टर्न इज इक्वल टू हम लोगों ने देखा था करस्पॉन्डिंग टू टू कंडक्टर्स। तो यहाँ से रिलेशन निकल करके आता है NPH इज इक्वल टू ZPH अपॉन में 2, ठीक है, ZPH अपॉन में 2। ओके, वन टर्न फॉर्म टू कंडक्टर। आपको अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो देख लीजिए, यहाँ से हमारा निकल के आएगा ZPH इज इक्वल टू 2NPH। N की वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो ZPH इक्वल टू 2 मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया है कि हमारा कंडक्टर 2 है, टर्न 1 है। रिलेशन में पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, EPH इज इक्वल टू 4.44 F5 NPH इंटू NPH के जगह आप ZPH रखिए, तो ये हो जाएगा ZPH इंटू KW, ZPH NPH अपॉन में 2। NPH की जगह सिंपली मैंने क्या किया है, ZPH अपॉन में 2 डाल दिया है। तो कहीं अगर आपको इक्वेशन कंडक्टर्स के टर्म में दिखाई दे तो ये 2.22 दिखाई देगा, 5 ZPH इंटू KW, ठीक है। तो ये आपका एक और नया फॉर्मूला है सिंक्रोनस मशीन के लिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। जब अब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे फ्रेंड्स, तब आप वहां पर देखिएगा, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा KP-KD क्या होता है, ठीक है। KP-KD क्या होता है तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप फॉर्मूला को यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे वैल्यू। तब मैं जो आपको रेंज समझा रही हूँ वहां पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिखेगी। तो ये पूरा हमारा कंसेप्ट हो गया वाइंडिंग फैक्टर का। KP हम लोगों ने देख लिया, KD हम लोगों ने देख लिया। जैसा कि मैं आपसे बोली थी, एक और टर्म मुझे समझाना है, फेस स्प्रेड। तो हेडिंग डालिए फेस स्प्रेड, जिसे हम बोलते हैं सिग्मा, जिसे हम बोल रहे हैं सिग्मा, ठीक है। ओके, सिग्मा बोल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग रहेगा वो है फेस स्प्रेड, जिसे मैं बोल रही हूँ सिग्मा। और अभी अभी मैंने डिफाइन किया था सिग्मा इज इक्वल टू एम बीटा हम लोगों को कंसिडर करना होता है, ठीक है। यहां से देखिए एम मैं यहां पर बोल रही हूं स्लॉट्स पर पोल पर फेस, जैसा कि मैंने एम डिफाइन किया था स्लॉट पर पोल पर फेस। लिख लेते हैं यहाँ इक्वेशन में, देखिए सिग्मा इज इक्वल टू स्लॉट्स पर पोल पर फेस इनटू बीटा, ठीक है, इनटू बीटा इज इक्वल टू देख लीजिए, एक ये हमारा फॉर्मूला है। देखिए m इज इक्वल टू स्लॉट्स पर पोल पर फेस, पर पोल पर फेस है। अब यहां पर मुझे आप ये बताइए स्लॉट पर पोल क्या होता है, जिसे हम S/P बोल रहे थे, वही तो हमारा पोल पिच था जिसे मैं 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल बोलती थी। स्लॉट्स पर पोल हमारा क्या होता है, S/P इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अब इस जगह पे आप रख दीजिए यहाँ पर वैल्यू स्लॉट पर पोल की 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन में फेस। तो ये m कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है फेस स्प्रेड, जिसे हम बोल रहे हैं सिग्मा इज इक्वल टू एम बेटा। एक ये इंपॉर्टेंट है m इज इक्वल टू 180 अपॉन में फेस, ठीक है। फेस स्प्रेड देखिए दो तरीके से होता है हमारा। फेस स्प्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं।
दो तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग 3 फेस नैरो स्प्रेड और एक को हम बोलते हैं 3 फेस वाइड स्प्रेड। नाम है ये, ठीक है, नाम है ये। इसको थोड़ा सा और इधर साइड में लिख लीजिए आप। S/P इज इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो देखिए 3 फेस नैरो स्प्रेड के जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग सिग्मा इक्वल टू 60 डिग्री लेते हैं ऑटोमेटिकली। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो 60 डिग्री लेना है, और अगर नैरो स्प्रेड बोला है तो 60 डिग्री कंसिडर करना है। यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू 120 डिग्री कंसिडर किया जाता है। तो अगर सिग्मा इक्वल टू 60 डिग्री है तो उसे हम बोलेंगे नैरो स्प्रेड, और सिग्मा इक्वल टू 120 डिग्री दिया है तो आपको समझना है वाइड स्प्रेड के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, जब हम सिग्मा इक्वल टू 60 डिग्री कंसिडर करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर हम m कैलकुलेट करते हैं 180 डिग्री अपॉन में फेस से कैलकुलेट किया जाता है। 180 डिग्री अपॉन जैसे कि हम वहाँ पर कैलकुलेट किए थे, लेकिन यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू 120 डिग्री में हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं m को कैलकुलेट करने का। यहाँ पर हम m इज इक्वल टू स्लॉट पर पोल पर फेस ही यूज़ करते हैं, स्लॉट पर पोल पर फेस, ठीक है। बस इतना ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है नैरो स्प्रेड और वाइड स्प्रेड में। जब फॉर्मूला पढ़ेंगे तब हम और अच्छे से बताएंगे कि क्या होता है। m इज इक्वल टू बीटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको और बता दे रही हूँ, फेस स्प्रेड हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, m बीटा इसका फॉर्मूला होता है। m इज इक्वल टू स्लॉट पर पोल पर फेस होता है, जहाँ पर स्लॉट पर पोल हमारा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। इस चीज़ को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है 180 डिवाइडेड बाई फेस से, तो m हमारा हो गया 180 अपॉन में फेस, ओके। अगर देखिए सिंगल फेस रहेगा यहाँ पर, अगर मान लीजिए सिंगल फेस रहता है, 2 फेस रहता है और 3 फेस रहता है, तो यहाँ m की वैल्यू कितना हो जाएगी, देखिए m की वैल्यू हमारी हो जाएगी 180, 90 एंड m इज इक्वल टू हमारी ये कंसेप्ट छोड़िए यहाँ से, ठीक है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। ये हमारा जो फाइनल फॉर्मूला है वो है m इज इक्वल टू स्लॉट पर पोल पर फेस, m इक्वल टू 60 डिग्री में हमारा ये बनेगा और 120 डिग्री में हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। तो इतना ही कंसेप्ट आपको समझना है, इतना समझने की आपको नीड नहीं है। क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट देखिए खत्म होता है यहाँ पर पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, वाइंडिंग फैक्टर और फेस स्प्रेड का। तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। अगर क्वेश्चन आपका बनता है तो यही इसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। जिस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में, उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और मेंस को भी कंसिडर करते हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।